नमस्कार दर्शकों, आज मैं हाजिर हूँ एनटीए नेट जेआरएफ के पाठ्यक्रम और बीए, एमए इत्यादि के पाठ्यक्रम में लगाई गई कहानी पिता कहानी का सारांश व संवाद लेकर। कहानी का परिचय। पिता कहानी के लेखक ज्ञान रंजन हैं। ये कहानी फैंस के इधर उधर संग्रह 1968 में प्रकाशित हुई है। इस कहानी में पिता पुत्र के संवाद का अभाव के प्रभाव का चित्रण किया गया है। परंपरागत और आधुनिक होते जाने के बीच उभरे द्वंद्व और इस द्वंद्व के प्रभाव कहानी में देखने को मिलता है। कहानी के पात्र सुधीर पिता, कप्तान भाई, देवा दादा भाई। कथावाचक सुधीर को वो कहकर संबोधित करता है। देवा सुधीर की पत्नी है। कहानी का संक्षिप्त सारांश। ये कहानी पिता पुत्र के मनोवैज्ञानिक टकराव की है। इस कहानी में पिता पुराने तौर तरीकों से जीवन व्यतीत करते हैं, लेकिन उनके बेटे चाहते हैं कि वो आधुनिक जीवन शैली अपनाएं, आधुनिक सुख सुविधाओं का लाभ उठाएं। ये पूरी कहानी एक रात की है। इस कहानी में सुधीर अपने पिता को रात में बाहर गर्मी से परेशान देखकर खुद भी परेशान रहता है। सारी रात अपने पिता के व्यवहार के बारे में सोचता रहता है। कैसे उनका स्वभाव है, क्यों बार बार हमारे कहने पर भी वो हमारे साथ अंदर नहीं सोते, बल्कि रात भर बाहर गर्मी में सोते हैं। गर्मी इतनी ज़्यादा है कि उन्हें नींद नहीं आती। वो खुद रात भर इधर उधर परेशान रहते हैं। पिता पुत्र के बीच शीत युद्ध रहता है। यदि ऐसा न होता तो सुधीर जबरदस्ती अपने पिता को अंदर लाकर सुला देता। कप्तान भाई ने अपनी बहन की पढ़ाई के लिए रुपया भेजा था। भविष्य में कहीं वो अपनी बहन पर एहसान न जताए, ये सोचकर पिता ने 1200 रुपए की पासबुक कप्तान भाई को देते हुए उसके रुपए लौटा दिए। दादा भाई ने नहाने के लिए शावर लगवाया था, ये सोचकर कि पिता खुश होंगे, लेकिन पिता ने कोई खुशी जाहिर नहीं की, बल्कि पहले की तरह वे बाहर खुले में ही स्नान करते रहे। सुधीर अपने पिता के कोट का कपड़ा लाया था, जिसे पिता ने पहले लेने से मना कर दिया। फिर लिया भी तो अपने पुराने दर्जी से सिलवा लिया, जो सुधीर के अनुसार ठीक से कपड़े नहीं सिलता है। ये सब सोचते सोचते आधी रात निकल जाती है। सुधीर अर्थात वो ये सोचकर सो जाता है कि शायद अब पिताजी भी सो गए होंगे। कहानी की घटना व संवाद। अभी श्यामनगर के मकानों के लंबे सिलसिलों के किनारे किनारे सवारी गाड़ी धड़धड़ाती हुई गुजरी। गर्मियों में 11:30 का कोई विशेष मतलब नहीं होता। घर में सभी जल्दी सोया करते, जल्दी खाया और जल्दी उठा करते हैं। पंखे की हवा बहुत गर्म थी। पुराना होने के कारण चिढ़ाती सी आवाज भी कर रहा है। उसको लगा दूसरे कमरों में भी लोग शायद उसकी ही तरह जम्हाइयाँ ले रहे होंगे, लेकिन दूसरे कमरों के पंखे पुराने नहीं हैं। पिता की चारपाई बाहर थी, अर्थात पिता बाहर सो रहे थे। पिता ने डांट कर उस बिल्ली का रोना चुप कराया, जो शुरू हो गया था। उसे इस स्थिति में रोष हुआ। सब लोग पिता से अंदर पंखे के नीचे सोने के लिए कहा करते हैं, पर पिता नहीं सुनते। पिता को गर्मी के कारण बाहर नींद नहीं आ रही थी। उन्होंने कई बार करवटें बदली। पिता ने कहा, बड़ी भयंकर गर्मी है, एक पत्ता भी नहीं डोलता। इस साल जो नया पेडेस्टल खरीदा गया, वो आंगन में दादी अम्मा के लिए लगता है। बिजली का मीटर तेज चल रहा होगा, पैसे खर्च हो रहे हैं, लेकिन पिता की रात कष्ट में ही है। गजब तो पिता की जिद है। पिता जीवन की अनिवार्य सुविधाओं से भी चिढ़ते हैं। 3 आने में आने वाले रिक्शे के स्थान पर 2 आने में आने वाले रिक्शे के लिए पिता घंटों खड़े रहते हैं। धीरे धीरे सबके लिए सुविधाएं जुटाते रहेंगे, लेकिन खुद उसमें नहीं या कम से कम शामिल होंगे। दादा भाई ने अपनी पहली तनख्वाह में गुसल खाने में उत्साह के साथ एक खूबसूरत शावर लगवाया, लेकिन पिता को अरसे से हम सब आंगन में धोती को लंगोटे की तरह बांधकर तेल चुपड़े बदन पर बाल्टी बाल्टी पानी डालते देखते हैं। शावर लगाने पर पिता उत्साहित नहीं हुए, जिस कारण दादा भाई निराश हो गए। दादा भाई ने कहा, आप अंदर आराम से क्यों नहीं नहाते? लड़कों द्वारा बाजार से लाई बिस्किटें और महंगे फल पिता कुछ नहीं लेते। पिता अपनी अमावट, गजक और दाल रोटी के अलावा दूसरों द्वारा लाई चीजों श्रेष्ठता से वो कभी प्रभावित नहीं होते।
वे पुत्र जो पिता के लिए कुल्लू का सेब मंगाने और दिल्ली एम्पोरियम से बढ़िया धोतियां मंगाकर उन्हें पहनाने का उत्साह रखते हैं, अब तेजी से पिता विरोधी होते जा रहे हैं। लद लद बाहर आम के 2 सीकरों के लगभग एक साथ गिरने की आवाज आई। कई बार कहा, मोहल्ले में हम लोगों का सम्मान है, 4 भले लोग आया जाया करते हैं, आपको अंदर सोना चाहिए, ढंग के कपड़े पहनने चाहिए और चौकीदारों की तरह रात को पहरा देना बहुत ही भद्दा लगता है। किसी भी दर्जी से उल्टा सीधा कुर्ता कमीज सिलवा लेते हैं। बोलने पर पिता कहते हैं, आप लोग जाइए ना भाई, कॉफी हाउस में बैठिए, झूठी वैनिटी के लिए बेरा को टिप दीजिए, रहमान के यहाँ 1.5 रुपए वाला बाल कटाइए, मुझे क्यों घसीटते हैं। बात बहस में पिता को खींचा जाता है तो हिंसात्मक बात कह जाते हैं, घेरने वाले भाई बहन ही अपराधी बन जाते हैं। अंदर फिर माँ जाएंगी और पिता विजयी पिता कमरे में गीता पढ़ने लगेंगे या झोला लेकर बाजार सौदा लेने चले जाएंगे। पिता अद्भुत और विचित्र हैं। वो अर्थात पुत्र पिछले जाड़ों में एक कोट का बेहतरीन कपड़ा पिता के लिए लाया। पहले तो लेने से मना कर दिया, फिर खुलदाबाद के किसी लपटू मुल्ला दर्जी के यहाँ सिलाने चल दिए। सुधीर ने कहा, कपड़ा कीमती है, चलिए अच्छी जगह से आपका नाप दिलवा दूं। परिणाम स्वरूप पिता ने काफी हिकारत उगली। पिता चिढ़ उठे, मैं सबको जानता हूँ, वही म्यूनिसिपल मार्केट के छोटे मोटे दर्जियों से काम कराते और अपना लेबल लगा लेते हैं। साहब लोग, मैंने कलकत्ते के हॉल एंडरसन के सिले कोट पहने हैं और अपने ज़माने में जिनके यहाँ अच्छे खासे यूरोपियन लोग कपड़े सिलवाते थे। फैशन वैशन जिसके आगे आप लोग चक्कर लगाया करते हैं, उसके आगे पाँव की धूल है। मुझे व्यर्थ पैसा नहीं खर्च करना। लंबे समय से वो केवल 2 ही ग्रंथ पढ़ते आ रहे हैं, यंत्रवत नियमबद्ध रामायण और गीता। लंबे 35 वर्षों तक अखंड केवल रामायण और गीता। ये देख सोच कर कि कोई व्यक्ति केवल 2 पुस्तकों में जिंदगी के 45 वर्ष काट सकता है, देवा कहानी की पात्र है। पिता के लिए पुत्र बाहर रहकर बाहरी होते जा रहे हैं। पुरानी जीवन व्यवस्था कितनी कठोर थी, उसके मस्तिष्क में एक भिचाव आ गया। विषाद सर्वोपरि था। अगर पिता पुत्र में शीत युद्ध न होता तो वो उन्हें जबरन खींच के नीचे लाकर सुला देता। दरअसल उसका अर्थात पुत्र का जी अक्सर चिल्ला उठने को हुआ है, पिता तुम हमारा निषेध करते हो, तुम ढोंगी हो, अहंकारी ब्रज मौसम की गर्मी से कहीं अधिक प्रबल पिता है। वायुसेना में नौकरी करने वाला उसका कप्तान भाई बहन के यूनिवर्सिटी के खर्चे के लिए 2 वर्ष तक 50 रुपए महीना भेजता रहा था। होली अवकाश में भाई आया तो पिता ने उसके हाथ में उसके नाम की 1200 रुपयों वाली एक पासबुक थमा दी। कप्तान भाई ज्यादा सोचते नहीं, खिलाड़ी तबीयत के हैं, यान की तरह चुटकी में धरती छोड़ देते हैं। धुमन खंज स्थान का जिक्र है। खांच खखार कुत्ते बिल्लियों को हड़काना कुछ सुन नहीं पड़ रहा है। इस विचार से कि पिता सो गए होंगे, उसे अर्थात पुत्र को परम शांति मिली और लगा कि अब वो भी सो सकेगा। पिता को बाहर जगा हुआ देखकर उसकी नींद कफूर हो गई। पिता ने हे राम तू ही सहारा है कहकर जम्हाई ली। वो जागते हुए सोचने लगा, अब पिता निश्चित रूप से सो गए हैं शायद। कहानी का निष्कर्ष। कहानी में ऐसा लगता है कि पिता बच्चों के विरोधी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पिता बहुत स्वाभिमानी हैं। वे रात को भी बाहर गर्मी में भी इसलिए सोते हैं ताकि बहू बेटों को कोई समस्या ना हो। वे सबके लिए सुविधाएं जुटाते हैं, लेकिन खुद उन सुविधाओं का हिस्सा कभी नहीं बनते हैं। इससे स्पष्ट है वो अपने परिवार के लिए चिंतित रहते हैं, लेकिन अपनी चिंता व्यक्त नहीं करते हैं। वो बच्चों को किसी प्रकार के खर्च से नहीं रोकते हैं, लेकिन खुद ऐसा खर्च नहीं करना चाहते जो उनकी नज़र में अनावश्यक खर्च है। बच्चे भी पिता की चिंता करते हैं, लेकिन पिता के अनावश्यक डांटने के
कारण अपनी चिंताओं को व्यक्त नहीं करते हैं। सुधीर इस सोच में नहीं सो पा रहा है कि पिता को परेशानी हो रही है। वे नहीं सो रहे हैं, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपने पिता को अंदर बुला सके। साहित्य समाज का दर्पण होता है। भारत में संभवतः ऐसे कई परिवार होंगे जहां पिता पुत्र एक दूसरे के लिए चिंता या प्रेम प्रत्यक्ष रूप में व्यक्त नहीं कर पाते होंगे या नहीं करते हैं। यहाँ तक कि किसी और की क्या ही बात करें दर्शकों, मैं और शायद आप भी इस परिस्थिति से गुजरते हैं, जो अपने माता पिता के लिए चिंता करते तो हैं पर व्यक्त नहीं कर पाते, या उस तरह से व्यक्त नहीं कर पाते जिससे हम अपनी चिंता